चलो भैया, गुड इवनिंग बच्चों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में, है ना। उससे पहले थोड़ा सा मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि जब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल को मोशन कराएंगे, मोशन ऑफ कॉइल पढ़ लेते हैं, है ना, कि मोशन ऑफ कॉइल की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें डाल लो, मोशन ऑफ अ कॉइल। मोशन ऑफ अ कॉइल हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ कॉइल। क्लियर है? कल मैंने आपको बताया था फैराडे लॉ के बारे में, थोड़ा समरी देख लो भैया क्या क्या पढ़ा कल हमने कल पढ़ा फैराडे लॉ। क्या पढ़ा? फैराडे लॉ। फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा आपने? फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा डी फाई अपॉन में dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, है ना। ये आपने कल पढ़ा। एप्सिलॉन जैसा मत लिखो, ई लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने फर्स्ट लॉ से पढ़ा और हमने बताया था कि इसको मॉड में हमने रख दिया था। इसके बाद यहीं से हमने आपको थोड़ा सा मैग्नीट्यूड, अगर आपके पास फ्लक्स का पता हो तो मैंने बोला था कि आप चाहो तो इसको इंड्यूस करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये कहीं ना कहीं एक बैटरी का भी वोल्टेज है, तो V इज इक्वल टू आई इंड्यूस, है ना, इनटू R लिख सकते हो। R हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर आप आई इंड्यूस निकालने की कोशिश करोगे कितना आ जाएगा, डी फाई अपॉन में dt इंटू 1 अपॉन में R आ सकता है। यहां से करंट की वैल्यू भी आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये फर्स्ट लॉ से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऐसे निकाल लिया था फैराडे के फर्स्ट लॉ से। सेकेंड लॉ क्या कह रहा था? सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि वो डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन बताने के साथ साथ ये भी बताता है कि जिसके वजह से खुद वो प्रोड्यूस हुआ है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की बात हो रही है, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है या जिसके वजह से करंट इंड्यूस हुआ है, उसी का वो अपोज करता है ना। इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसिंग इट। ये मैंने कल एक लाइन बोली थी, बहुत बढ़िया अंग्रेजी की लाइन है। मुझे भी नहीं पता चला मैंने कैसे बोल दिया, कहीं सुना होगा, क्योंकि मैं भी इतना अंग्रेजी बोलता नहीं हूँ, है ना। तो ये बोलने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मतलब इसका मतलब यही है कि करंट इंड्यूस जो होगी, जिस भी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रही होगी, वो पक्का मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा। उल्टा हम कह रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुई होगी। अरे इसके भी दो फैक्टर है, हमने कल बताया था। जैसे एक तो है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही हो, और दूसरी है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही हो। तो जब इंक्रीज हो रही होगी यानी बढ़ रही होगी, तो ये कोशिश क्या करेगा, उसको घटाने का, कम करने का। और दूसरा ये है कि हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही घट रही हो, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग के उसको सपोर्ट कर देगा, उसको बढ़ा देगा। कई बार ये होता है ना कि हम नेगेटिव में जाते हैं तो कुछ लोग करते हैं सही है यार, इसको ढकेल दो कुएं में, है ना। तो वही वाली कहानी उसकी है, सही करोगे तो रोकेगा और गलत करोगे तो सपोर्ट कर देगा। इस टाइप का है वो दोस्त, है ना। तो सेकेंड लॉ को हमने कहा था कि लेंज लॉ भी कहते हैं, है ना। लेंज लॉ भी इसको कहा जाता है, और ये डायरेक्शन के बारे में कहता है ना। ये क्या देता है? which gives direction of induced, है ना, ईएमएफ और करंट। ये क्या देता है हमें? डायरेक्शन देता है इंड्यूस ईएमएफ का या तो करंट का। जैसे हमने ये बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये एक्चुअल इक्वेशन है इसका। पहले हमारा मैग्नीट्यूड के केस में साइन नहीं आ रहा था क्योंकि डायरेक्शन के बारे में बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है ना। तो ये हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। क्लियर है?
बोलो। देखो जिधर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, पहले था कि डायरेक्ट दिख रहा था, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्लियर है? बोलिए। तो ये कहानी कल आपको पता चल गई थी। इसके बाद मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मिटा दूं? बाद वाली भी थोड़ी बहुत कहानी मैंने आपको समझाई थी, बट उसको थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, है ना? मिटा दूं? चलिए। देखिए इसके बाद की जो कहानी है हमने कहा कि मोशन ऑफ अ कॉइल, है ना, मोशन ऑफ अ कॉइल। तो मोशन ऑफ अ कॉइल की अगर बात हो रही है, कई बार मैंने बोला था कि कुछ ऐसा कॉइल होता है ना मान लो ये कॉइल है जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखे हैं। अब इसको एक प्लेटफॉर्म बना दे, ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे, इसमें पहिया लगा दो, पहिया लगा दो ताकि जरूरत पड़े तो भाई कैसे आप टांग टांग के ले जाओगे, ले आओगे। पहिया लगा दोगे तो ऐसे धक्का देके ले आ सकते हो, ले जा सकते हो ना, बोलो। और यहाँ पे एक लगा दो बार मैग्नेट। जरूरी नहीं है, कई बार तुम मैग्नेट को उठा के ले आओगे, अगर मैग्नेट को फिक्स रख दोगे तो इसको घुमा के ले आओ। एक थक जाएगा तो एक को आराम करने दो, दूसरे वाले को ले आओ, ऐसा होता है ना? यस सर। हाँ, तुम लोग कोई गेम भी खेलते हो, एक थक जाता है डोलम पताई करके तो दूसरा वाला करता है। वाला खेले हो कि नहीं? के एक साइड एक बैठता है, दूसरी साइड दूसरा बैठता है, ये वाला गेम खेले हो कि नहीं? यस सर। मेरे हंसने वाली क्या बात है? Yes, हम आज भी खेलते हैं, अगर हमारे दोस्त मिल जाए। जैसे एक साइड वो बैठ जाता है, क्या बोलते हैं उसको यार? सीसॉ। सही बोले हो। तो उसमें एक साइड वो बैठ जाता है तो वो थोड़ा तगड़ा है तो हम ऊपर उड़े रहते हैं, फिर उसका मन करता है तो हम कायदे से नीचे ले आता है, फिर वो बैठ जाता है, फिर हम ऊपर चले जाते हैं। तो ये गेम चलते रहता है ना? और तगड़े फ्रेंड में फायदा होता है कि भैया वो टांगे रहेगा, मस्त अपना तुम ऊपर आसमान में झूलो। यस सर, है ना? फायदा है। हाँ। तो कुल मिला के हमने बोला कि ये हमारे पास एक कॉइल है। मान लो ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, ये साउथ पोल है। समझिएगा जरा से। अगर मैं इस बारी पहले मान लो मैं बार मैग्नेट को करा रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन ही है, ऑब्जर्वेशन ही है ये। यही मान लो फैराडे वाला ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचवा रहा है आपको, है ना? कल वाला ही है लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। बार मैग्नेट को आप इसकी तरफ ले आओ, तो जितना नजदीक ले आओगे ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी कि नहीं? बस इतना बताओ। यस सर। जितना ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी, वो भी पॉजिटिव फील्ड लाइन पास हो रही है। ये पॉजिटिव कैसे डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि पास में ले आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड होगा, और ज्यादा फील्ड होने का मतलब ज्यादा फ्लक्स होगा, और फ्लक्स में ज्यादा से ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। बोलो। तो कहीं ना कहीं इसको इधर लाने की वजह से इसमें क्या इंड्यूस होगा? करंट। पहले तो वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसके बाद करंट इंड्यूस हो जाएगा। वोल्टेज मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। जरा सोचिए, इधर ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनिशियली किधर की तरफ है? इधर की तरफ। यस सर। इधर की तरफ है फील्ड लाइन, नॉर्थ से निकली तो इधर की तरफ। तो क्या अब इंड्यूस वाला करंट वाला की वजह से जो फील्ड बनेगा वो क्या इसका सपोर्ट करेगा कि इसको अपोज करेगा? तो अगर हम करंट को इधर के डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं तो इधर करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर, और अगर हम करंट को ऐसे फ्लो करवा रहे हैं, ऐसे, कैसे? ऐसे। अगर हम करंट में मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लो करवा रहे हैं तो इसका सपोर्ट करेगा, और करंट में अगर हम क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा रहे हैं तो देखो अपोज कर रहा है। यस सर। हमने बोला कि अगर मैं ऐसे करंट फ्लो करवा रहा हूं मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के केस में देखो क्या हो रहा है? इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और फिलहाल नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर की तरफ है। हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किधर? अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो इसके लिए हमें किधर फ्लो करवाना पड़ेगा करंट? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करवाना पड़ेगा कि नहीं बताओ? यस सर। अगर सपोर्ट करना रहता तो, सपोज करना रहता तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं? बोलो बोलो। तो फिलहाल हम किधर करवा, इसमें करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, है ना? करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज, ऐसे, है ना? यही क्लॉकवाइज है ना? तो करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज, आई इंड्यूस। क्लियर है? यस सर। अब मान लो ये v वेलोसिटी से इधर नहीं आ रहा था, पहला केस था ये। दूसरा केस हम करते हैं इसके पे। सर हाँ सर, एक बार वो भी लिखवा दो जो आपने बताया था कि कैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, वो भी बता रहा हूँ। उसका वो पूरा स्टेटमेंट लिखवा दो। ठीक, देखो इस वाली भी हम भाई चक्का लगाया तो कोई इसका यूज भी तो करे। इसमें पहिया लगा दिया हमने, इसका कोई यूज ही नहीं करा हमने, है ना?
है ना? मान लो पहिया लगा दिया हमने, देखा इस बार मैग्नेट को, अब हमारे मन में आया कि इसके पास हम नहीं जाएंगे, हम इससे दूर भागने लगे। जैसा इसी को दूर भगा दो, ये मान लो v वेलोसिटी से पीछे भागने लगा, v वेलोसिटी से पीछे भागने लगा, समझो। इसको मोशन करा दो, इसको कांस्टेंट रख के, इसको मोशन करा दो, इसको कांस्टेंट रख के, है ना? या तो इसको मोशन करा दो, इसको कांस्टेंट रख के, बात बराबर होगा। या तो सर्कुलर कॉइल को मोशन कराओ तो उस बार मैग्नेट फिक्स कर देना, है ना? किसी चीज से कुंडी से लटका के, ऐसे कुंडी मत खड़काओ, ऐसा गाना याद आ गया। तो अगर अरे यार तो मान लो एक बार इसको फिक्स करो, एक बार इसको मोशन कराओ, जब इसको फिक्स करना है इसको मोशन, और जब इसको फिक्स करना तो इसको मोशन। क्लियर है? दोनों ही केस में कहानी सेम होगी। हाँ, उनका पोजीशन मत चेंज कर देना। अब पता चले बाहर मैग्नेट यहाँ रखना चाहिए था, अब बाहर मैग्नेट को यहाँ ले आके घुमा रहे हो और सोच रहे हो कि इसमें रीडिंग बताएगा। काहे बताएगा भाई? इसमें से फील्ड लाइन पास होगी तब ना रीडिंग बताएगा। तो इसका ओरिएंटेशन यानी कि इसका जो पोजीशन है वो चेंज मत करिएगा, कॉन्फ़िगरेशन कहिए, मत चेंज करिएगा। क्लियर है? सर तो इसमें बता दो मोशन दे। हां, हाँ कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये दूर जा रहा है, दूर जाओगे जो तुम, ऐसा गाना गा रहा है ना? सनम तेरी कसम का एक गाना है, वो ये गा रहा है। ये कौन? ये बार मैग्नेट, है ना? दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम, ऐसा कुछ गाना गा रहा है। तो गा रहा है तो अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मतलब अंदर से टूट चुका है ये जो है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जा ना रे जा, जा मर जा, इस टाइप का है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कई बार हो जाता है, तुम दोस्ती में भी कोई एक तरह का ऐसा होता है कि कभी तुम ऐसा हरकत कर दो तो अगला कहता है कि जो अब तुम बाहर भेजो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियलिटी है ये कि अगला कुछ भी करेगा ना, आपको कह रहे जाए वो यार, कितना आपका बहुत करीबी हो, आपको 3-4 बार जहाँ धोखा दिया ना, जा बे तू मर जा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोल देते हैं। भाई मरेगा तो दुख होगा ना यार, लेकिन रियलिटी है। ये भी अब जा रहा है तो उसको कोई मतलब नहीं है, जा भाई जा, हाँ जा जा, तू सच में जा, बोल हम गाड़ी भाड़ा भी दे रहे हैं, जा, है ना? तो ये जैसे ही दूर जा रहा है, जैसे ही ये दूर जा रहा है, बताओ फील्ड लाइन तो कम होती जाएगी कि नहीं? सपोर्ट करेगा। फील्ड लाइन के बारे में सोचना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी, फील्ड लाइन कम होने से फ्लक्स में चेंज में कमी आएगी, इंड्यूस ईएमएफ यानी कमी आएगी। कमी आना मतलब डिक्रीज होना, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाके घट रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था? इधर था पहले, लेकिन ये घट रहा है, कम होते जा रहा है। तो अभी फिलहाल में ऐसे करंट की जरूरत है जो इसको सपोर्ट कर दे, जो इसको सपोर्ट कर दे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट। और इस वाले केस में क्या था? इंड्यूस करंट कैसा था? क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट कर दो इसको, करंट, है ना? क्लियर है? कहानी समझ में आई? बोलो। यस सर। इससे बढ़िया भाषा में नहीं समझा सकते, एकदम देहाती भाषा में समझाएं। चले आज एक तो हमारा दोस्त है गांव का, उसका नाम हम लोग रखे हैं जापानी। जापानीज नहीं आता भाई, हमारा दोस्त है, हमारे दोस्त को बढ़िया इंग्लिश नहीं आएगी, जापानी कहाँ से आएगा? हमको खुद नहीं आता ना, तो हमारा दोस्त भी हमारे लेवल का होगा ना। तो उसको नाम हमने जापानी रखा, उसकी हरकतें थोड़ी जापानी जैसी है ना, तो हम लोग उसका नाम जापानी रखे हैं। तो वो कल नहीं परसों उससे बात हुई हमारी फोन पे, है ना? तो गांव के किस्से बताने लगा कि छोटे पे हम लोग क्या क्या करते थे, है ना? किस्से कहानी बताने लगा, मतलब कि हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे करते थे। अब उसको बचपन याद आ गया, मतलब अब मेरे को भी मजा आ रहा था सोच सोच के कि अरे यार ये अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। तो बताते बताते उस क्रम में उसने एक ऐसी दुखती रग पे हाथ रख दिया, अब मैं बस लग रहा था अब रो ही दूंगा, है ना? तो वो ऐसी मेमोरी में चला गया, मतलब बहुत पास्ट में लेके चला गया, है ना? क्या बात है पास्ट में क्या बताएं यार, छोड़ बता ही दे, खोल दिए थे ना। हुआ ये कि जैसे एक बारी की बात है कि गांव में हम लोग सब लोग खेल रहे थे, तो क्या हुआ कि जैसे गांव में होता है ना, क्या बोले यार, चलो कभी फिर बता देंगे, है ना? लेकिन रियलिटी है कि वो मतलब दोस्त हमारा दुखती रग पे हाथ रख दिया, मतलब एकदम, है ना? और वो देखेगा तो जान ही जाएगा क्योंकि उसके पास वीडियो आज पहुंचेगा ही वाला, है ना? लेकिन रियलिटी ये है कि भाई अब भी वो बढ़िया लड़का है, याद कर लेता है ना? ये तो और साथ वाले बहुत ऐसे दोस्त मिले जो बीच में छूट गए इधर उधर, ऐसे है वो भी, मतलब ही, है ना? लेकिन रियलिटी है कि साथ देता है जब जरूरत पड़ता है,
है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बता देंगे कहानी बाद में। गांव की बचपन की बहुत कहानी याद है कि हम लोग जनरली क्या करते थे, जैसे बता दे रहे हैं, वैसे तो ये थोड़ी सी वो हो जाएगी, लेकिन आप अपने तक ही रखिएगा, अपने सर्कल में ही रखिएगा। तो ये थी कि एक बार हमारे एक दोस्त के साथ कुछ हो गया था, मतलब कुछ मसला हो गया था एक दोस्त के साथ। तो दोस्त लोग होते हैं ना, चाहते हैं कि उसको सपोर्ट करें। तो सपोर्ट में हम थे, एक मेरा मजला भाई था, एक जापानी था और एक दो और लोग थे। तो जनरली हमारे गाँव में शौचालय कम हुआ करता था, कम क्या आज भी नहीं है शौचालय बहुत लोग के घर में, तो लोग खुले में जाते हैं। ऐसी स्टोरी है कि लोग खुले में जाते हैं। अब समझ लेना भाई स्टोरी का तात्पर्य। तो एक दोस्त के साथ उसका कट गया था, मतलब एक दोस्त का हमारे कट गया था, किसी ने काट दिया था, समझ रहे हो ना। हाँ, और वो गांव के सबसे खूबसूरत लोग थे जिन्होंने काटा था मेरे दोस्त को। अरे भाई वैसा नहीं, वो वाला काट दिया, समझ रहे हो ना। हुआ ये कि अब हमारे मन में आया रिवेंज लेने का, बदला आया रिवेंज, आज हम लोग रिवेंज लेंगे। तो चारों मिल गए, क्योंकि हम कटा उसका था, दर्द हमको इसलिए हो रहा था कि भाई हमारा भी तो जुगाड़ नहीं हुआ। तो दर्द हमें भी था, लेकिन हम अभी छोटे थे, लेकिन अंदर से गुस्सा हमें भी था कि काश हम बड़े होते, काश हम भी अप्लाई कर पाते, फॉर्म भर पाते, समझ रहे हो ना। हम भी अप्लाई कर पाते, इस टाइप जुनून था मन में। तो हम लोगों ने क्या करा कि रात में हमने प्लानिंग कर ली, पूरी रात की बात बता रहे हैं। रात में हमने प्लानिंग कर ली कि आज धावा बोलना है ना। जब 2 बजे रात, तो जो एक लड़का था अपनी माँ को लगा रखा था कि मम्मी हमको जगा देना रात में, आज बहुत हम लोग को जरूरी काम करना है। तो सोची कि हो सकता है सब पढ़ने लिखने वाला लड़का है, मेरे को भी थोड़ा जानते थे कि भाई पढ़ने वाला है, सब ऐसा भी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जग के पढ़ेगा। अब उनको क्या पता कि सब दूसरे पर्पज से जगेंगे। तो उन्होंने आके जबरदस्ती 1 बजे जगाया। हम लोग पहले से तैयार बैठे थे, हम लोग बोले आंटी आप जाके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सब सो गए, 1 बजे तक जनरली गाँव में 1-2-4 रहते हैं जो घूमते रहते हैं, वो भी सो गए। उन्हीं का इंतजार कर रहे थे कि ये सो जाए तब हम लोग शुरू करें। फिर हम लोग गए, एक फावड़ा उठाए, फावड़ा समझते हो ना। यस सर। और एक मोटी प्लास्टिक उठाई हम लोगों ने, 10 किलो वाली प्लास्टिक उठाई। और उस लड़के का नाम है, मतलब जो हमारे गांव के हैं, वैसे हमसे बड़े हैं, भैया हैं, राम जगी नाम है लड़के का। तो राम जगी भाई को हम लोग बोले कि भाई चलो चलते हैं। तो हम लोग क्या किए, प्लास्टिक उठाए हम लोग, और प्लास्टिक उठाए गए मेन रोड पे, जहाँ पे कार्यक्रम लोग करके खुले में छोड़ देते हैं, है ना। और तुमको यकीन नहीं होगा भाई, हम लोगों ने क्या करा कि ठंडे का दिन था, और ठंडे के दिन में भाई गलती से सब लोगों ने अपना नाक बांध लिया, मैं अपना नाक बांधना भूल गया। एक्साइटमेंट में हो जाता है कुछ। एक ने दिया वो जिससे कचरा उठाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जिससे कचरा जमीन से उठाते हैं, डस्ट पैन। बहुत अच्छे, डस्ट पैन बोलते हैं। तो ऐसा डस्ट पैन हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास एक फावड़ा था, और फावड़ा से उठाने वाला एक वो था, है ना। उसके बाद प्लास्टिक था 10 किलो का, मोटा प्लास्टिक हम लोगों ने रखा था। फिर हम लोगों ने क्या करा भाई, स्टोरी थोड़ी सी डरावनी है तो इसलिए थोड़ा सा इसको अदरवाइज न ले। क्या हुआ कि हम लोगों ने फावड़ा के सहारे कार्य उठाना शुरू किया, और प्लास्टिक मैं पकड़ा हुआ था। जो तुम सोच रहे हो वही उठा रहे थे भाई हम लोग। और भाई उस दिन पता चला कि हमारे यहाँ के लोग कितना खाते हैं। भाई हम लोगों ने फावड़ा के सहारे 10 किलो उठाया। अंदाजा इसलिए लगाया क्योंकि मेरे हाथ में प्लास्टिक था। जब देखा कि अब मेरे से उठ नहीं रहा है, पूरे रोड से उठा लिया हमने। भाई ऐसी डरावनी स्टोरी बता रहे हैं ना, वो याद आ गया, मतलब उस लड़के ने बताया मेरे को। तो हम लोगों ने उठा लिया, पहली जिंदगी में ऐसी कार्यक्रम मैंने करा था। हाँ 10 किलो उठा लिया। हाँ कहीं ना कहीं हम लोग रोड सफाई किया, देखा जाए एक तरफ से हमने अच्छा काम किया। अब सुनो आगे खराब काम किया। अब वो ऐसे भी जो वीडियो देखेगा वो जान जाएगा अगली बार कि यार ये तो यही थे, ये सब है ना। हुआ ये कि हम लोगों ने फिर उसको प्लास्टिक में रस्सी से बांधा, और जिससे रिवेंज लेना था उसके दरवाजे पे बांध दिया हम लोग। बांध दिया तो जो मेरा मजला भाई है उसको लगा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे तो कोई नहीं जानेगा। तो उसने एक लकड़ी लिया हुआ था चोक, जिसमें घेर तार, मतलब धार जिसमें होती है। उसने बोला भाई देख ऐसे नहीं होगा, थोड़ा खोद देते हैं क्योंकि गिरना चाहिए। उसने बोला, फिर उसने खोद दिया, थोड़ा सा खोद तो दिया भाई। अब हम लोग वहां से चले आए, रात में कुछ कुत्ते उत्ते भौंकने लगे थे, हमको लगा फालतू में कोई आ जाएगा, पंगा हो जाएगा। और कुत्ते जानबूझ के भौंकते हैं गाँव में, लोग पकड़वाना चाहते हैं। तो रियलिटी है कि फिर हम लोग भाग के आके सो गए। सुबह कार्यक्रम हुआ, है ना, और रिवेंज लिया गया। सुबह रिवेंज क्या लिया गया, अगला बंदा बहुत शरीफ निकला, उसने एक गाली नहीं बकी, कायदे से उसने उठाया और उठा के ले जाके जो गांव की बाहर की जो गड्ढे होते हैं उसमें फेंक के आया, और नहा धो के आराम से बैठ गया। हम लोग जिस पर्पज से किए थे कि अगला गाली देगा वगैरह, ऐसा ऐसा बोला जाएगा, अगले ने कुछ नहीं बोला। लेकिन उस कार्यक्रम के बाद मेरा यकीन मानना भाई, हम किसी चीज में इन्वॉल्व होना बंद कर दिए। वो मेरा पहला और आखिरी कार्यक्रम था
गांव के लड़कों के साथ में जो हमने करा है ना, जिसके दरवाजे पे बांधा था उसकी बात ही छोड़ो, है ना। और हम लोग ये सब कार्यक्रम कब करते थे? होली वाली दिन होती है ना, होली नहीं यार, ये दिवाली वाली दिन, दिवाली वाली के अगले दिन वो होता है, गोवर्धन पूजा होता है। हाँ, गोवर्धन पूजा होता है, गोबर का पूजा करते हैं वहां पे कुछ बना के, है ना। तो उसी दिन रात में, दिवाली की रात में हम लोग ये कार्यक्रम करते थे कि अगला दिन मजा आ जाए। और क्या करते थे, और उसमें क्या क्या होते थे, कोई किसी के दरवाजे पे अंडे फोड़ दिए, वहां पे लौंग वगैरह रख दिए, फूल वगैरह रख दिए, ताकि ऐसा लगे कि इसके दरवाजे पे भूत किया गया है। और क्या करते थे, किसी के दरवाजे पे कांटे रख दिए, हड्डी रख दिए, ताकि ये लगे। तो इसमें मैं नहीं था भाई, मैं एक एग्जाम्पल बस बताया, ऐसा नहीं कि सब में मैं होता था। लेकिन गांव के लड़के ये सब करते थे कि अगले सुबह गाली दे अगला, मेरे को मजा आए। और हमारे दरवाजे के थोड़ा सा दूरी पे कैसी बुढ़िया दादी रहती है, मतलब भाई वो पानी पी पी के गाली देती है, इतना गाली देती है, अगर उसको कोई बात बुरा लग जाए ना, सुबह दरवाजे पे बैठ जाए और रात तक गाली देगी भाई, है ना। तो फिर अपने टॉपिक पे आ जाता है। तो ये हमारी स्टोरी थी जो हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन सोचो भाई उसको उठाने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत पड़ी होगी, समझ रहे हो। और हिम्मत से ज्यादा छोड़ो ना भाई, पता है उसमें बीच का तो स्टोरी हम काट दिए ना भाई, बहुत शॉर्ट में बता दिए। जब वो लोग उठा रहे थे ना फावड़ा से, तो पहला बार जब उन लोगों ने उठा के डाला ना, तो किसी ने ताजा ताजा कर रखा था, और भाप भाई, उसमें जो भाप निकलते हैं भाई ठंडे के दिन की, भाई ऐसा मेरे मुंह से होता हुआ नाक के अंदर से चला गया था भाई, कि मेरे को 2 दिन तो होश नहीं आया भाई। मैं ऐसी बता रहा हूँ, घर जाके मैं बीमार पड़ा, 2 दिन में बीमार पड़ा। तो इसलिए वो चीज मेरे को भूल नहीं पाता है ना। चलो अपने टॉपिक पे वापस आ जाए, इसलिए मेरा दोस्त थोड़ा सा याद आ गया है ना। और चलो फिर अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हाँ, बिठा दूं इसको, हाँ देखो बिठा दूं ना। ये थे किससे भाई, अब देखिए आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो है मोशनल ईएमएफ। क्या है? मोशनल ईएमएफ। तो पहले हम आपको समझाएंगे एनसीईआरटी की भाषा, फिर समझाएंगे अपनी भाषा, और फिर बाकी लोग जैसे लिखते हैं 3 तरीके से बताएंगे या 4 तरीके से बताएंगे, लेकिन सारे बार में रिजल्ट एक ही आएगा। पहले चलो हम एक रेल बनाते हैं। रेल समझते हो? एक रेल बना लो, रेक्टेंगुलर एक रेल बना लो, रेल ट्रैक। ये रेल ट्रैक हमने बना लिया, क्यों बनाया बताऊंगा। ये रेल ट्रैक बना लिया ताकि हम एक क्लोज लूप बना सकें, इसलिए हमने रेल ट्रैक बनाया। और एक ऐसा कंडक्टर हमने यहाँ पे रख दिया, एक कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दिया, है ना, जो पहले से प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, पहले से प्रेजेंट। क्योंकि आज भी डॉट नहीं बनाएंगे, डॉट से घाव की मतलब फीलिंग आ रही है हमको आज। हाँ, ऐसा लग रहा है घाव हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे क्रॉस फील्ड है, क्रॉस का मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, उसमें हमने एक रेल रख दिया, है ना, और उस रेल पे हमने एक परपेंडिकुलरली एक कंडक्टर रख दिया जिसका लेंथ कितना है, L लेंथ है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। हमने सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो आउटवर्ड है उसमें एक रेल ट्रैक एज्यूम किया, उसके परपेंडिकुलर हमने L लेंथ का एक कंडक्टर प्लेस किया जो कि v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है। इतनी लाइन आपको लिखनी है। लिख दे, जल्दी लिखो, ये कहानी लिखो, क्योंकि मोशनल ईएमएफ हो सकता है कि आ जाए और काम का है बहुत, तो इसलिए लिखो मोशनल ईएमएफ, है ना। तो लिखो assume a rail track is assumed, a rail track is assumed, ट्रैक तो नहीं होता, रेल ही होता है। A rail track is assumed, a rail track is assumed in uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, a conductor having length L, a conductor having length L, मैंने क्या बोला, पहला लाइन क्या बोला था, a rail track assumed in uniform magnetic field, a conductor
having length, conductor having length L, which is placed on it, क्या हो गया भाई, such that a rail track assumed in uniform magnetic field a conductor having length L which is assumed on it such that It is perpendicular to the है ना, it is perpendicular perpendicular to the field है ना। किसे रेलवे ट्रैक नहीं फिर फील्ड को भी कह सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पे सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। पता नहीं लोग पागल हो रहे हैं। तुम लोग जिंदगी में कुछ कार्यक्रम किए हो ऐसा? यस सर कई बार मजाक के लिए भी कोई चीज करा जाता है, तो मजाक के लिए हमने करा। ऐसा हमारा किसी के आत्मा को दुख पहुंचाना हमारा कभी भी मतलब नहीं होता है, वो अलग बात है, पहुंच जाता है ना। तो ये सब काम से कोई चीज बनता थोड़ी है, उल्टा बिगड़ जाता है। अब तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते, उसके द्वारे दरवाजे पैसा कार्यक्रम करोगे तो अगला बार मानेगा, तो और नहीं देखना चाहेगा। लेकिन हम लोग देर से समझे ना, उस समय तो रेवेन्यू सर पे वो सवाल था ना, बदला। इट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लिखो, है ना, परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड moves perpendicular with velocity v, देखो एक रेल ट्रैक हमने एज्यूम किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके बाद कहा कि एक कंडक्टर हमने लिया एल लेंथ का, जो इस तरह से रखा गया है, इस पे किस तरह से रखा गया है, जो कि परपेंडिकुलर है फील्ड के, और वो मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ड्यू टू दिस मतलब इसके मूव करने की वजह से ब्रैकेट में लिख लेना, एरिया इज इंक्रीज। देखो एरिया इंक्रीज हो रहा है कि नहीं उसके मूव होने से, देखो ना ये क्लोज एरिया इंक्रीज हो रहा होगा कि नहीं, जैसे जैसे ज्यादा आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्लोज एरिया से पास हो रही होगी कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्लोज एरिया से। एक असली लाइन सुन लो, कभी भी करंट इंड्यूस होने के लिए क्लोज सर्किट की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करा रहे हो, वो क्लोज लूप की जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर है? मैंने बोला कि अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो आपको एक क्लोज लूप की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? किसके लिए? करंट फ्लो करवाने के लिए, है ना। बाद में बताएंगे ईडी करंट, वो एक अलग ही कहानी है, उसमें कभी एक क्लोज लूप की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल किसी कंडक्टर को भी अगर आप चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो ना, तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, वहां क्लोज सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो कहानी दूसरी है। लेकिन यहाँ किसी सर्किट में अगर आपको करंट इंड्यूस करानी है तो वहां आपको क्लोज सर्किट की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप करंट इंड्यूस करा पाओगे। क्लियर है? क्या करा पाओगे? तो हमने क्लोज लूप बनाने का हमारा पर्पस भी था कि जैसे ही हम अगर इसको इधर मूव कराएंगे तो एरिया बढ़ रहा है कि नहीं, क्लोज एरिया बढ़ रहा है, क्लोज एरिया बढ़ने से फील्ड ज्यादा से ज्यादा जाएगा, तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? बस ये पर्पस था। तो अभी आओ हम नेट फ्लक्स चेक करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d phi upon dt is equal to इंड्यूस E के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। लिख सकते हैं? हाई बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता है? हाई बराबर BA cos थीटा होता है। बोलो। यहां पर एक चीज याद रखना, यहां पर जो एजम्पशन मेन हमेशा जो अप्लाई आपको करना है, कभी भी इस क्वेश्चन को करना, तो B इज परपेंडिकुलर टू द V और B इज परपेंडिकुलर टू द L, यानी ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात जिंदगी में याद रखिएगा जब भी ये मेथड अप्लाई करिएगा, है ना। मतलब B V के परपेंडिकुलर है, V भी किसके परपेंडिकुलर है? L के परपेंडिकुलर है, और B L के भी परपेंडिकुलर है। ये सारी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि ये चीज यहाँ पर होता ही होता है। तो इस वाले केस में B और A अगर एक दूसरे के B, देखो एरिया क्या होगा इसके परपेंडिकुलर,
L है ऐसे, तो B और A B तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? अरे नहीं है सर डी और एल का बताने अरे भाई परपेंडिकुलर तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे से या तो 0 डिग्री होंगे या तो 180 डिग्री होगा। B और A की बात कर रहे हैं। नहीं ये वाला बताना है। देखो ये क्लोज एरिया है, तो एरिया का डायरेक्शन या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा। अगर बाहर की तरफ होगा तो बाहर की तरफ पहले से क्या है, बाहर की तरफ नहीं, क्रॉस तो अंदर की तरफ होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड पहले से अंदर की तरफ है और एरिया बाहर की तरफ, तो एंगल 180 डिग्री। अगर वही मैं कह देता अंदर की तरफ एरिया है और फील्ड भी अंदर की तरफ, दो ही केस हो सकता है ना। सर मुझे ये समझाना कि B इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर। देखो B जो है वो अंदर की तरफ है और लेंथ ऐसे है, लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की, ये रेड वाली मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ है, तो परपेंडिकुलर हुआ। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, वेलोसिटी इधर जा रहा है तो ये लेंथ के परपेंडिकुलर हुआ। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हुआ, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लेकिन अभी मैं एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया इस प्लेन की या तो बाहर हो सकता है या तो अंदर हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो दोनों ही केस में या तो 0 या तो 180, 0 लोगे तो भी 1 और 180 लोगे तो भी 1 -1। तो मैग्नीट्यूड ले लोगे तो फाइनल क्या आएगा, बराबर ही आ जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड लो, तो इसको मैग्नीट्यूड ले लोगे तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बोलो b * a आ जाएगा डायरेक्ट। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले ले तो बोलो b a के बराबर आएगा ना। यस तो सर। इसे इक्वेशन 1 में पुट करो इसको, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, d/dt b * a लिखोगे कि नहीं, फाई बराबर इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। अब जरा बताओ b तो कांस्टेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले बोल दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यस तो b को बाहर निकाल लो, dA/dt लिखोगे, dA/dt लिखोगे, यस सर। बताना जरा। यस सर। ये L लेंथ है ना, L लेंथ है, मान लो ये पूरा लेंथ L है और ये वाला लेंथ को मान लो x मान लो, क्या मान लो x। तो ये मान लो ये मोशन के बाद मान लो ये इसने dx डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, dx डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो मान के चलो इनिशियली अगर ये अपने लेंथ के बराबर अगर आगे मूव करेगा, फॉर एग्जांपल स्मॉल लेंथ की अगर बात करें तो इसका इस पोजीशन का एरिया कितना हो जाएगा, L * dx लिख सकते हैं, एरिया L * dx लिख सकते हैं कि नहीं। इस वाले कंडक्टर का एरिया कितना लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे कि सर हम क्लोज एरिया लेंगे, तो क्लोज एरिया लेते तो भी L * x लिखते हैं, तो इनिशियली वो तो फिक्स एरिया हो गया ना, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये कितना, छोड़ दो, तुम ये मान के चलो कि ये dx आगे जा रहा है, एरिया में जो चेंज ला रहा है तो लेंथ के थ्रू एरिया में चेंज ला रहा है, देख लो ब्रेथ के थ्रू, सॉरी लेंथ के थ्रू, लेंथ फिक्स है लेकिन ब्रेथ के थ्रू एरिया में चेंज ला रहा है, देखो ना ये ब्रेथ बढ़ रहा है, तो ब्रेथ मान लो x से dx बड़ा हो लेकिन लेंथ कितना है, फिक्स रहेगा, तो एरिया बराबर हम कितना कहेंगे, जो चेंजेबल एरिया है वो कितना है, L * dx है कि नहीं। अगर ये dx लेंथ है तो एरिया कितना हो जाएगी, एरिया की जगह पे क्या रखते हैं, एरिया बराबर बताओ L * dx बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ बोलो ना, चेंजेबल एरिया की बात हो रही है, dA की बात हो रही है। यस सर। इस dA के वजह से ही कहानी सारी चेंज हुई है, dA ही बढ़ा होगा तब फ्लक्स बढ़ा होगा, पहले A फिक्स रहा होगा तो कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, खाली इस dA के वजह से सारी कहानी बदली होगी, बोलो। तो इसी वजह से अगर हम dA की जगह पे L dx रख सकते हैं डायरेक्ट, बताओ तो ये आ जाएगा b L dx/dt। अब जरा बताओ ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा टाइम के साथ में वही वेलोसिटी होगी कि नहीं, वही वेलोसिटी भी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम के साथ में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही तो वेलोसिटी होती है यार। तो dx/dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट यहां से आ गया E बराबर BLV, बोलो। ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी यही डेफिनेशन बताता है हमेशा और एनसीईआरटी का डेरिवेशन है, आप यही करना, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही वाला करना, है ना, कर लोगे। अब हम दूसरा वाला बताएंगे, जल्दी इसको करो। कल वाला वीडियो को हो गया, पहले उसको चलाना था, तब ये चला देना, इसको पार्ट चला देंगे, उसको दे देना, चढ़ा देंगे।
सर कितने बजे फ्री होंगे? कल मेरी क्लास है, सीधे घंटे होती है 10:30 तक, 10:30 हो गया? यस सर हो गया भाई? बता दूं? एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो पहले समझ लेते हैं ना, है ना? एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लो। उसी से दोनों कॉन्सेप्ट एक ही से समझा देंगे। वैसे तो बीबीएल निकाले के 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हम ये जो बताने जा रहे हैं ना, इससे दोनों तीनों एक्सप्लेन हो जाए। कैसे आप कर सकते हो समझ रहे हैं। बता दूं, ये वाला मेथड जो आपको बताने जा रहा हूँ अगला, वो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, हमारे यहाँ फिजिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ना है। बता दूं? यस सर। समझ में आया कि नहीं? ये वाला मेथड आसान था, एकदम सस्ता। याद रखिएगा, मोशनल ईएमएफ बराबर बीएलवी। बीएलवी मोशनल ईएमएफ बराबर क्या रिजल्ट आता है? मोशनल ईएमएफ, है ना? देखो, मोशनल ईएमएफ के लिए मान लो हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं सबसे पहले। फिर से यूनिफॉर्म एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। इस बार हम कोई ट्रैक हो रैक नहीं बनाएंगे भाई। क्यों ट्रैक बनाए, समझ रहे हो? हम कोई ट्रैक नहीं बनाएंगे, हमने खाली एक एल लेंथ का एक कंडक्टर खाली ले लेते हैं, है ना, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मोशन करा रहे हैं। यानी इस बार एल लेंथ का कंडक्टर लिया, इस बार भी एल भी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वो कहानी नहीं बदलेगी। यानी हाँ, तरीका अलग है, बस बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है एल के, है ना? यहाँ पे देखो एल परपेंडिकुलर है किसके? बी के। मैग्नेटिक फील्ड भी किसके परपेंडिकुलर है? एल और बी दोनों के, है ना? यानी बी भी परपेंडिकुलर है बी के भी, और बी परपेंडिकुलर है एल के भी। यानी कि डायरेक्ट बोलो बी परपेंडिकुलर टू द बी परपेंडिकुलर टू द एल। ये कहानी चल रही है, ये रहेगी ही रहेगी, है ना? ये तो आपको मानना ही है। तो इस बार आपको क्या लिखना है? कंडक्टर हैविंग लेंथ L which is placed in a uniform magnetic field B, है ना? क्लियर है? यस सर। और ये मोशन कैसे कर रहा है? ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कैसे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ऐसा लिखते हैं ना? चलो ये वाली लाइन आप लिख लोगे इस बार। क्या लिखना है? A conductor having length L which is placed perpendicular to uniform magnetic field B, है ना? and do motion perpendicular with, है ना, with velocity B, क्लियर है? इतनी लाइन हमने एकदम बेसिक लिख दी कि एक कंडक्टर लिया जो प्लेस्ड किया हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से, और जो मोशन कर रहा है परपेंडिकुलर वेलोसिटी v से। क्लियर है? एल लेंथ के परपेंडिकुलर बी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, बस इतना समझ लेना। एल लेंथ के परपेंडिकुलर, क्लियर है? अब समझना जरा, कंडक्टर के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखोगे आप, है ना, तो ये मान के चलो कि चार्ज को हम ले जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वैसा मानेंगे हम? यस बिल्कुल। चार्ज को जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ले जाओगे तो चार्ज का मोशन अंगूठा ही बताता है, कंडक्टर का मोशन अंगूठा ही बताता है, और ये हाथ हमारा बताता है फील्ड का। तो फोर्स किधर लगेगा? लेकिन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, याद रखना। नेगेटिव पे किधर लग जाएगा? तो नीचे की तरफ इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं? सब लोग बताओ। यस सर। बोलो। यस सर। इस वाले पे जो कि पॉजिटिव चार्ज पे लगता फोर्स ऊपर की तरफ, ये जल्दी से कॉन्सेप्ट मतलब भूलना मत। देखो, पॉजिटिव चार्ज लगता मोशन इधर, फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगता? मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ। हथेली के रूल के हिसाब से Yes, sir. चार्ज का मोशन अंगूठे से
और उसके बाद फील्ड अंगुलियों से, तो ऊपर का जो तलहटी होता है वो बताता है क्या, फोर्स का डायरेक्शन बताता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्योंकि ये है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट हो जाएगा। बोलो, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं, ये बताओ। और जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर, तो यहाँ के जितने भी इधर साइड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब इधर आने लगेंगे कि नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन का जमावट लगने लगेगा कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन लगने लगेगा तो यहाँ पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज आने लगेगा कि नहीं। यस सर। जैसे ही यहाँ नेगेटिव आएगा इधर अपने आप पॉजिटिव जनरेट होने लगेगा कि नहीं। यस सर। और जब नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से अपने आप जनरेट हो जाएगा कि नहीं। यस सर। किधर से किधर की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, लो मजा लो। यस सर। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा कि नहीं। अब यस सर। ये किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई पॉजिटिव चार्ज रहता तो इधर लगता, नेगेटिव चार्ज है तो उधर लगेगा, यानी ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं पे नहीं पढ़ाया जाता है, एक जगह और पढ़ाया जाता है, याद होगा अगर आपको। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में भी इसी तरह से हम डिफ्लेक्शन बता रहे थे, ऊपर नीचे। ये सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है, कोई जनरेट नहीं किया, खाली कंडक्टर ला के रख दिए। सर एक बार ये बताना कि ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, अब ऊपर की तरफ Fe कैसे लग रहा है। Fe इसलिए लगेगा क्योंकि Fe देखो Q चार्ज पे प्लस Q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है QE, फोर्स लगता है QE, समझे। फोर्स लगता है QE, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा कि नहीं, E into E। तो बस यही तो बता रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर ही लगता, इलेक्ट्रॉन पे कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। बोलो। लेकिन अभी भी एक बात याद रखना, इस वाले केस में भी इतना होने के बाद भी अभी भी F मैग्नेटिक बड़ा होता है F इलेक्ट्रिक से, ये बात आप याद रखना। यानी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इनिशियली क्या रहती है, बड़ी रहती है। क्या हो गया यार तुम लोग, अभी भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी इलेक्ट्रिक फोर्स से, क्लियर है। तो बड़ी रहने की वजह से कहानी क्या बदलेगी, अभी भी इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना कि सारे इलेक्ट्रॉन ही आ जाए, ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए और इधर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाए। तो इस वाले केस में जहां पे जितना ज्यादा इधर अगर हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि Fm और Fe आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो बराबर होगा तो बताओ Fm की वैल्यू कितनी होती है, बताओ Q भी होती है कि नहीं। अगर v वेलोसिटी से है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखा रहता है तो फोर्स कितना लगता है, Q भी लगता है। और इस पे फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, Q into E लगता है। Q से Q काट दो, E बराबर कितना आ गया, V into B आया। अगर एक बात आपने पढ़ा होगा, याद रखना, Q भी अभी ये फिलहाल वेलोसिटी है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है किसी भी टर्मिनल के बीच में, तो पोटेंशियल जनरेट होता है कि नहीं, वोल्टेज जनरेट हो जाता है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आया ना तो इसके टर्मिनल के बीच अब प्लस माइनस वोल्टेज भी आ गया। देखो ना, ये प्लस है ये माइनस है, अपने आप इसी वजह से आता है क्योंकि यहाँ पे आज क्लियर कांसेप्ट देख लो, किसी वायर के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वोल्टेज कैसे जनरेट हो जाता है, यानी पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, क्योंकि वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गए, सॉरी नेगेटिव चार्ज नीचे आ गए और पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले गए। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज नहीं जनरेट हो जाएगा और करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो इसी वजह से आपने पढ़ा होगा V/L = E, पढ़ा है या डेल्टा V/Δl, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। अपॉन L = E, तो E के जगह पे रख दो डेल्टा V/L = VB, है ना। इसलिए डेल्टा V ही क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है कि नहीं, वो किसके बराबर आ जाएगा, BL V के बराबर आ जाएगा। ये सबसे अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया कांसेप्ट है ना। इसको कोई फेल नहीं कर पाएगा, तुम्हारे एनसीईआरटी वाले को फेल भी कर देगा कोई, कि तुम तो जबरदस्ती एरिया मान रहे हो, जबरदस्ती तुम ये कर रहे हो, लेकिन इसको कोई फेल नहीं करेगा। तो ये लिख लो, समझ में आया, अच्छी है ना। लैंग्वेज भी बनानी पड़ेगी सर। हाँ, तो लैंग्वेज कुछ नहीं बनानी, बस ये देखो, जैसे हमने बोला कि कंडक्टर को एल लेंथ को हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, जो कि v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है एल लेंथ के परपेंडिकुलर। अब बोलोगे कि क्या होगा कि जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स,
और इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फील्ड में लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन मूविंग किधर, नीचे, डाउनवर्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, so that most of the negative charge and most of the electrons going downwards, so that positive charge generated upwards, है ना। after that electric field is also applied on this conductor, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाइड हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये होने के बाद क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अपने आप जनरेट हो जाएगा, और जब पोटेंशियल जनरेट हो गया तो कहानी खत्म, है ना। यानी इधर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड। एक टाइम ऐसा आएगा कि बढ़ते 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 इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। लास्ट वो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, नहीं तो इनिशियली क्या रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहेगा, जब तक ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन इधर ही आता रहेगा, तो एक टाइम पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अ सिचुएशन अराइव लिख लो, अ सिचुएशन अराइव, सिचुएशन अराइव व्हेन, ये लिख लेना, अ सिचुएशन अराइव व्हेन Fm इज इक्वल टू Fe, है ना। सिचुएशन होता है सिचुएशन, है ना। सिचुएशन अराइव क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये कांसेप्ट आप जानते ही हो, है ना। क्लियर है। देखो एक क्वेश्चन इस पे देख लो, ये आपने कहीं देखा भी होगा, हो सकता है ये, क्योंकि मैं एक देखा हूं क्वेश्चन, तो आप देख लो। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर है, उससे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। सुनो भैया, ये कंडक्टर है, इससे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, v की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, इससे मोशन कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, जिसकी वैल्यू है 0.5 टेस्ला। क्लियर है। यस सर। अब इस कंडक्टर का लेंथ भी मान लो कितना है, 2 मीटर है, कितना है, 2 मीटर है। अब बताओ इसके वजह से कि इसमें कितना, इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दो 4 ओम, बता दोगे ना। पहले तो वोल्टेज निकाल लो, इसके वजह से वोल्टेज क्या निकालोगे, VLV, VLV निकालोगे, मोशनल ईएमएफ कितना निकालोगे, VLV, तो B की वैल्यू है 0.5, L की वैल्यू कितनी है 2, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा ना। यस सर। तो 2 वोल्ट आ गया ये, यानी वोल्टेज इसके टर्मिनल के बीच आ गया 2, रेजिस्टेंस है 4, R की वैल्यू है 4 ओम। करंट की वैल्यू बताओ, V इज इक्वल टू IR होता है। यस सर। हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन में R हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी दी है, E की वैल्यू आई है 2 वोल्ट, और R कितनी है 4, कितना आया 0.5 एम्पियर करंट आ गया। इतना करंट इसमें से पास होगा, समझे कि नहीं, इतना करंट इसमें से पास होगा। समझे क्वेश्चन, देखने में आसान था, उतना आसान नहीं था, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कर लोगे, और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। रेजिस्टेंस फंसाया था, करंट पूछ रहा था, तो सबसे पहले तो आपको वोल्टेज निकालना आना चाहिए, है ना। समझ में आया कि नहीं, चलो बढ़िया। तो आज की कथा यहीं संपन्न करें। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर। प्रसाद खा के, हाँ प्रसाद खा के जाइएगा, प्रसाद कोई देता नहीं है, रोज प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद